वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज़ यू नो कि हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो है वो हमारे वीडियो के थ्रू बात करने वाले हैं रिलेटेड टू आवर सिलेबस ऑफ 12th स्टैंडर्ड। ठीक है ना, आज जो है वो हम इस टॉपिक में या इस वीडियो में जो है वो हम जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर जो है ये आपका 3rd चैप्टर है अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस। आपका जो न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है ऑफ 12th स्टैंडर्ड, इसमें ये 3rd चैप्टर है विच इज़ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, ये जो चैप्टर है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, आपको एक बता दूं कि जो है आपके जानकारी के लिए कि पुराना जो सिलेबस था आपका या पुराना जो बुक था, ठीक है, लास्ट ईयर का, उसमें जो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जैसा कोई चैप्टर नहीं था। ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन कोई नया चैप्टर नहीं है, एक्चुअली इट इज़ द मर्जर ऑफ 2 डिफरेंट चैप्टर। 2 चैप्टर यहाँ पे मर्ज कर दिए गए हैं, उनको मिलाकर एक चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, पुराने सिलेबस में ये आपका 1st चैप्टर हुआ करता था जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और जो है वो आई थिंक 11th चैप्टर हुआ करता था दैट इज़ क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये दोनों इनहेरिटेंस वाले जो चैप्टर्स हैं इन्हें मर्ज करके एक नया चैप्टर बनाया है, उसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो हम इस वीडियो के थ्रू स्टार्ट करने वाले हैं ना। आज जो है इस वीडियो में हमको देखना है कि इस चैप्टर में एक्चुअली क्या है। तो सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले इनहेरिटेंस ये शब्द का मीनिंग क्या होता है। इनहेरिटेंस ये शब्द का मीनिंग होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, जो भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, इनहेरिट किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, द पैटर्न इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इस इनहेरिटेंस के दौरान जो है वो आपको कई सारे चेंजेस और कई सारे जो फैक्टर्स हैं वो देखने मिलेंगे, तो उन्हीं के बारे में हमको बात करना है। ठीक है ना, इसमें सबसे पहले हमें क्रोमोसोम्स एंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करना है। क्रोमोसोम जो है ये आज के, अगर हम स्टडी के बारे में बात करें या आज की जो साइंस है, अब तक के जो साइंस ने डिस्कवरी की है उसके मुताबिक जो है वो कहीं ना कहीं हमें ये पता चल चुका है कि जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने का काम जो है वो क्रोमोसोम्स करते हैं। क्रोमोसोम के माध्यम से जो है वो ये कैरेक्टर्स जो हैं वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसकी शुरुआत किसने की, कहाँ से हुई, ये हमें इसमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो, सबसे पहले अगर हम मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस जो है इसमें ये बताया गया है कहीं ना कहीं कि जो भी क्रोमोसोम है, नो डाउट क्रोमोसोम के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है वो जेनेटिक कैरेक्टर्स जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है, अब क्या वो कैरेक्टर एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में वो जो भी इनहेरिटेंस है वो सेम रहेगा, जेनेटिक कैरेक्टर सेम विल बी कैरिड आउट इन जनरेशन टू जनरेशन। हर जनरेशन में वही कैरेक्टर्स जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो 2 अलग अलग पेरेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ऑब्वियसली 2 पेरेंट्स अलग हैं, मतलब वो जेनेटिकली अलग है, उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग है। ठीक है, अब वो दोनों जो अलग अलग पेरेंट हैं उनकी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ गमेट जब एक साथ में आती है, ठीक है, टू फॉर्म अ जाइगोट, क्योंकि मेल पेरेंट जो है इट विल प्रोवाइड मेल गमेट एंड द फीमेल पेरेंट विल प्रोवाइड फीमेल गमेट। जब दोनों की इंफॉर्मेशन जो है वो एक साथ में आती है तो जाइगोट फॉर्म होता है ना। ये जो भी जाइगोट है इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि दोनों जो इंफॉर्मेशन है मदर और फादर की तरफ से जो इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन आपस में साथ में आ रही है। ठीक है, लेकिन ये साथ में आने वाली जो इंफॉर्मेशन है ये सिंपली मिक्स नहीं हो रही है, ये रिकम्बाइन हो रही है। ठीक है, मिक्सिंग और रिकम्बाइनिंग में क्या फ़र्क है? मिक्सिंग और रिकम्बाइनिंग में फ़र्क ये है कि अगर हम मिक्सिंग की बात करें तो आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि इफ़ देर इज़ अ ब्लैक हॉर्स विच इज़ वन पेरेंट एंड इफ देर इज़ अ वाइट हॉर्स विच इज़ अनदर पेरेंट, 2 हॉर्सेज हैं, एक काला है एक सफ़ेद है, दोनों का अगर जो है वो कॉम्बिनेशन के तौर पे एक नया बेबी हॉर्स जो है वो तैयार होता है। ठीक है, दोनों के रिप्रोडक्शन प्रोसेस से। तो अगर हम दोनों के कैरेक्टर आपस में मिक्स हो रहे हैं, इसका अगर हम बात करें, ठीक है, विच वॉज कॉल्ड एज ब्लेंडिंग थ्योरी। ठीक है, वो थोड़ा सा जो है वो पहले अगर हम
लॉजिकली सोचे तो ऐसा ही होगा कि भाई काले में सफ़ेद मिलेगा तो कलर कौन सा तैयार होगा, ग्रे कलर तैयार होगा। लेकिन क्या आपने कभी ग्रे कलर का हॉर्स देखा है? नहीं। आइदर इट मे बी फुल्ली ब्लैक, वो या तो पूरा काला रहेगा या तो वो पूरा सफ़ेद रहेगा, या कहीं पे सफ़ेद कहीं पे काला ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं वो साथ में तो आते हैं, लेकिन साथ में आने के बाद में वो मिक्स नहीं होते, वो रिकम्बाइन होते हैं। दे गेट रिकम्बाइन। रिकम्बाइन का जो है वो रिकॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है, रिकम्बाइन कैसे हो रहा है, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ सपोज आई एम गिविंग यू अ प्रोजेक्ट, आपको मैंने एक प्रोजेक्ट दिया और आपको कहा कि आपको ये प्रोजेक्ट जो है ये इंडिविजुअली जो है वो आपको ये प्रोजेक्ट तैयार करना है। ठीक है, आप इंडिविजुअली आपने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। नाउ सेकेंड टाइम आई एम गोइंग टू गिव द सेम प्रोजेक्ट बट इन ग्रुप। अब आपको मैंने जो है वो दो लोगों का मैंने जो है वो एक कंपनी बना दी, दो लोगों का जो है वो एक मैंने ग्रुप बना दिया और उसमें आप कहा कि सेम टॉपिक पे आपको फिर से प्रोजेक्ट बनाना है लेकिन मिलकर। तो आप क्या करोगे कि आपका पार्टनर और आप जो है वो कोशिश करोगे कि भाई मैंने भी तो यही प्रोजेक्ट बनाया है, तुमने भी यही बनाया है, दोनों की इन्फॉर्मेशन को आपस में क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। ठीक है, दोनों की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप मिक्स करके एक नया प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो। इसके दौरान आपने जो आपके प्रोजेक्ट में इन्फॉर्मेशन डाली है और आपके पार्टनर ने जो इन्फॉर्मेशन डाली है, ये आपके डिस्कशन के दौरान ऑब्वियसली वो पुरानी इन्फॉर्मेशन जो आपने आपके प्रोजेक्ट में इंडिविजुअली डाली है वो तो आपके नए प्रोजेक्ट में रहेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो कुछ ना कुछ आपके डिस्कशन के थ्रू नया निकल के आएगा। ठीक है, तो वो जो नया रहेगा वो किसकी वजह से होगा, क्योंकि आप आपके जो भी प्रोजेक्ट है उसे रिकम्बाइन कर रहे हो। आपको फिर से सीक्वेंस जो है वो तैयार करना पड़ेगा कि भाई कैसे कैसे कौन कौन सा टॉपिक अपने को लिखना है, कैसे पहले कौन सा टॉपिक आएगा, दूसरा कब आएगा, तीसरा कब आएगा। सो इस तरह से जो है इट इज़ रिकॉम्बिनेशन थ्योरी। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस में ब्लेंडिंग थ्योरी बिल्कुल भी प्रूव नहीं होती है। इट इज़ द रिकॉम्बिनेशन थ्योरी विच प्रूव्स। ठीक है, और इसके दौरान जो है वो कुछ सेम चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करोगे, दैट विल बी कॉल्ड एज हेरिडिटी। जो सिमिलैरिटी, जो समानताएं आएंगी, जो सेम कैरेक्टर्स आपको देखने मिलेंगे वो क्या रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। ठीक है, अब इसके अलावा सेम चीज़ तो आ गई, लेकिन इसके अलावा कुछ फ़र्क भी आपको देखने मिलेगा। देयर विल बी समथिंग डिफरेंट कंटेंट, कुछ अलग भी रहेगा, और वो जो भी अलग चीज़ रहेगी दैट विल बी कॉल्ड एज वेरिएशन। ठीक है, तो हेरिडिटी और वेरिएशन जो है दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस में आपको कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं, कुछ कैरेक्टर्स समान होते हैं, सिमिलर होते हैं, विच आर कॉल्ड एज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, एंड सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर डिफरेंट, न्यू, दे आर कॉल्ड एज वेरिएशन। ठीक है, एंड द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जब आप दोनों की स्टडी करते हो दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। ठीक है, तो दोनों की जब स्टडी कर रहे हैं हम तो उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स ये शब्द जो है वो सबसे पहले जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम था बैटसन। ठीक है, बैटसन नाम के साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स ये वर्ड जो है वो सबसे पहले हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ हेरिडिटी एंड व्हाट इज़ वेरिएशन। ठीक है, इसके बाद में जो है वो हेरिडिटी और वेरिएशन से जो जेनेटिक्स निकल के आता है, इस जेनेटिक्स के बारे में हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन या सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ग्रिगर जोहान मेंडल। ठीक है, ये उनका पूरा नाम है, ग्रिगर जोहान मेंडल। तो पहले हम उनके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है जेनेटिक्स में उसके बारे में बात करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मेंडल जो है ये एक बहुत ही पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे। ठीक है, जो है वो ऑस्ट्रिया में रहते थे, विलेज में रहते थे। इनके फादर जो है वो फार्मर थे। ठीक है, इन्होंने जो है वो नेचुरल साइंस में अपनी स्टडी की थी, इनका ज़्यादा झुकाव, ज़्यादा लगाव जो है वो नेचुरल साइंस में था, और इन्होंने जो है वो अपने स्टडी के दौरान जो है वो मतलब इनका इंटरेस्ट ऐसा था कि ही परफॉर्म्ड वन ऑफ एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन। उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया आफ्टर हिज स्टडी। ठीक है, इन्होंने जो है वो स्टडीज़ कंप्लीट की,
उसके बाद में ही डिसाइडेड टू बिकम अ प्रिस्ट। वो एक प्रिस्ट की तरह काम करते थे, एक चर्च में जो धर्म का ज्ञान देता है, जैसे हम मंदिर के में जो हमें धर्म का ज्ञान देता है उसे हम पुजारी कहते हैं, उसी तरह से जो है चर्च में जो धर्म का ज्ञान देते हैं उन्हें प्रिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रिस्ट की तरह वो काम कर रहे थे। ड्यूरिंग हिज वर्क एज अ रिलीजियस टीचर, ठीक है, वो जो है उन्होंने क्या किया कि जो भी चर्च था, चर्च के बैकयार्ड मतलब पीछे का जो आंगन था, पीछे की जो खाली जगह पे थी, वहाँ पे उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया विच वाज कॉल्ड एज द एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो अलग अलग जो हैं प्लांट, जो अलग अलग कैरेक्टर वाले प्लांट, उनको आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करवाना और फिर उसके रिजल्ट्स को नोट करना। अब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया भी, फिर उसके बाद में जो है वो एक पेपर में पब्लिश करवाया, मतलब छपवाया, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके, रिजल्ट्स के बारे में पता चल सके। और फिर उन्होंने एक बुक में भी छपवाया जिसे जर्नल कहा जाता है। ठीक है, तो जो है ये साइंटिफिक बुक होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सिनेमा से जुड़ी हुई बुक होती है जिसे आप जो है वो सिने मैगजीन कहते हो, उसी तरह से जो है वो साइंटिफिक वर्ल्ड से जुड़ी हुई जो बुक होती है दैट इज़ कॉल्ड एज जर्नल। ठीक है, ये जर्नल जो है इसकी खास बात यह है कि जितने भी न्यू साइंटिस्ट होते हैं, न्यू ओल्ड, सबके जो वर्क हैं समय समय पे इसमें जो है वो पब्लिश करवाए जाते हैं, किए जाते हैं, ताकि जो है वो हमारा जो वर्ल्ड है उसको पता चल सके कि विच टाइप ऑफ डिस्कवरी हैव बीन डन बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट। ठीक है, तो उन्होंने जर्नल में भी अपना जो काम है वो छपवाया था, लेकिन उनका जो है वो दुर्भाग्य ऐसा रहा कि उनके इस काम को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। नोबडी हैड नोटेड हिज वर्क। इसका कारण क्या था? उनका इतना बड़ा काम जो जेनेटिक्स में जिस शुरुआत की थी उन्होंने, तो उनके इस काम को जो है वो लोगों ने जो है वो जाना नहीं, समझा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये था कि उन्होंने ये डिस्कवरी बहुत पहले की थी, बहुत पहले मतलब इतने पहले कि लोगों को क्रोमोसोम क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह कैसे काम करता है, व्हाट इज जीन, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ये सारी चीज़ों की डिस्कवरी न होने की वजह से लोगों के नॉलेज में जो है वो अभाव था, कमी थी, जिसकी वजह से उनके जो क्या कहेंगे हम उसको, उनके जो पॉइंट्स थे, उनका जो लॉन्ग टर्म व्यू था वो लोग जो है वो समझ नहीं पाए, साइंटिस्ट भी समझ नहीं पाए, और इस वजह से उनका ये काम जो है वो अननोटिस रह गया। ठीक है, लेकिन आफ्टर हिज डेथ, ठीक है, उनकी जो डेथ है वो आई थिंक 1886 में हो गई थी, 1886 या 1884 में हो गई थी। और उनके डेथ के बाद में 1900 में जो है वो कुछ साइंटिस्ट थे तब तक के जो है ये सारी चीज़ों की डिस्कवरी हो गई थी, माइक्रोस्कोप, क्रोमोसोम, जीन वगैरह। उसके बाद में उन्होंने सेम हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। देन दे रियलाइज कि जो जर्नल में ऑलरेडी छप चुका है, मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट जो है वो पहले से ही कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें उनको वापस से पता चली कि अरे ये तो जो काम हम आज करने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑलरेडी वो कर चुके हैं, उन्होंने ये सारे रिजल्ट्स ऑलरेडी जो हैं वो हमें दे चुके हैं। तो उसके बाद में जो है वो उनके इस पूरे काम के बारे में लोगों ने उन्हें नोटिस किया, एंड आफ्टर हिज डेथ, उनके मरने के बाद में उन्हें जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स की जो है वो उपाधि दी गई। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स का जो है उन्हें ओहदा दिया गया, क्योंकि उनका ग्रेटनेस जो है वो उनके मरने के बाद जो है वो पता चला। तो दैट वाज द बैकग्राउंड एंड ग्रेटनेस ऑफ मेंडल। मेंडल ने फिर जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे, जो भी डिस्कवरीज की थी, उसे कॉर्नर नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है वो मेंडल्स प्रिंसिपल या मेंडलिज्म या लॉ बेसिक मेंडेलियन इनहेरिटेंस के नाम से जो है उनके लॉज और उनके जो पैटर्न है उनका पूरा डिस्कवरी जो है उसे फेमस किया है, उसे जो है नाम दिया है। तो मेंडलिज्म जो है इट इज़ द वर्क ऑफ मेंडल इन द एरिया ऑफ जेनेटिक्स। और सबसे पहले वो पर्सन थे जिन्होंने हमें जेनेटिक्स के बारे में बताया है, एक्सप्लेन किया है थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू हिज प्रिंसिपल्स एंड लॉज, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो कहा जाता है। अब उन्होंने जो है उनका अगर हम देखा जाए कि मेंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिसे हम जीन
जो फैक्टर है, जो चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विच इज़ प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के ऊपर वो प्रेजेंट रहते हैं जीन्स, उन्होंने जीन्स क्योंकि तब तक के पता नहीं था तो इसलिए उन्होंने फैक्टर ये नाम दिया था। तो ही कॉल्ड दैट पर्टिकुलर थिंग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वॉज कॉल्ड एज फैक्टर। उन्होंने उसे फैक्टर नाम दिया था जिसे आज हम जीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो दैट वाज द बैकग्राउंड ऑफ मेंडल। अब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो सक्सेस क्यों हुए, ठीक है, उनके सक्सेस का राज क्या था, तो कारण जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं इन अ पॉइंट वाइज मैनर। सबसे पहले उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो केयरफुली प्लान्ड तरीके से किया, ठीक है, एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत वो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। इन्वॉल्व्ड लार्ज सैम्पल्स, और उनके सैम्पल जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो यूज़ कर रहे थे जिसकी वजह से उनके रिजल्ट्स जो हैं थे वो एक्यूरेट थे, ठीक है। केयरफुली रिकॉर्डेड द रिजल्ट, और उन्होंने रिजल्ट रिकॉर्ड करने में भी बिल्कुल भी जो है वो लापरवाही नहीं की। उनके जो रिजल्ट थे उन्होंने बहुत ही ध्यान देकर सारे रिजल्ट्स जो है वो केयरफुली नोटिस किए, नोट डाउन किए। देन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट मतलब मटर जो होता है, वटाना, ठीक है, उस प्लांट का इस्तेमाल किया था जिसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइवम, इसका इस्तेमाल किया था। और उन्होंने ये देखा कि पी प्लांट में ही, उन्होंने सिर्फ पी प्लांट ही क्यों यूज़ किया, दूसरे प्लांट क्यों यूज़ नहीं किए, क्योंकि पी प्लांट जो है उन्होंने देखा कि एक ही प्लांट में उन्होंने जो है वो उन्हें कई सारे ऐसे वैरायटी दिखी कि भाई यही प्लांट अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मेरा जो है वो मुझे दूसरे प्लांट की तरफ शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही प्लांट में कई सारे ऐसी वैरायटी मुझे मिल रही है कि किसी की हाइट बड़ी है तो किसी की हाइट छोटी है, किसी में कलर अलग है, तो ऐसे मुझे वैरायटी मिल रही है, इसलिए उन्होंने एक ही प्लांट जो है वो सिलेक्ट किया और उन वेराइटीज़ को उन्होंने नाम दिया कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो यहाँ चार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में हम ये सब डिस्कस करने के बाद में बात करेंगे। देन ऑल 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और सातों के सातों 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने ढूंढ के निकाले थे, और सातों के सातों कैरेक्टर ऐसे थे जिनमें ये कैपेसिटी थी कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है वो कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते थे, उसे जो है वो आगे ट्रांसफ़र, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो सकते थे, मतलब इसमें जो है वो ब्रेक नहीं आता था, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे वो आसानी से जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होने की कैपेसिटी रखते थे, ठीक है। देन इसके बाद में इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रेसेसिव। मेंडल ने ना सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ना सिर्फ इसके रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड किए, बल्कि इसके अलावा उन्होंने जो फैक्टर है, ठीक है, जिसे हम डोमिनेंट और रेसेसिव कहते हैं, इसे भी सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले जो पर्सन थे वो मेंडल ही थे, ठीक है। अब व्हाट इज डोमिनेंट एंड व्हाट इज रेसेसिव, इसके बाद में ये जो हम अभी डिस्कस करें इसके बाद में आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे हम, व्हाट इज डोमिनेंट, व्हाट इज रेसेसिव, और भी कौन से टर्म्स हैं जो जेनेटिक्स के वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं, जेनेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझ लो कि डोमिनेंट जो है वो ये कैरेक्टर है जिसे कभी भी दबाया नहीं जा सकता, ठीक है, वो अगर किसी के भी साथ में रहेगा तो वो हमेशा उभर कर आएगा, आगे आएगा, आपको दिखेगा आँखों से, ठीक है। और रेसेसिव वो कैरेक्टर है जो अगर सिर्फ दूसरे रेसेसिव के साथ में रहेगा तो ही वो सामने आएगा, अदरवाइज वो हमेशा छुपा हुआ रहेगा, सप्रेस रहेगा। तो द कैरेक्टर विच ऑलवेज एक्सप्रेस, हमेशा एक्सप्रेस होगा, हमेशा नज़र आएगा, वो है डोमिनेंट, और जो छुप जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कब एक्सप्रेस होगा, जब तक कि उसका साथीदार जो है, उसका जोड़ीदार जो है वो भी रेसेसिव ना हो, तब तक के वो जो है वो दबा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये हमें बताने वाले भी सबसे पहले कौन थे, मेंडल ही थे, ठीक है। अब मेंडल ने जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर गार्डन पी प्लांट में देखे हैं वो हमको देखना है, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। स्पेशली ये हम गार्डन पी प्लांट के बारे में ही बात करें क्योंकि मेंडल का पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो गार्डन पी प्लांट के बारे में ही था, ठीक है। तो सबसे पहले कैरेक्टर अगर हम बात करें, शेप ऑफ सीड का जो शेप है, मटर जो है वो उन्होंने जब उसका जो है वो शेप देखा तो उन्होंने देखा कि 2 तरह के शेप हैं। राउंड मतलब वो पूरा का पूरा जो है वो
टपोरे जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल एकदम जो है वो गोल गोल। और व्रिंकल्ड मतलब थोड़ा सा जो है वो कैसा, सिकुड़ा हुआ, ठीक है। व्रिंकल्ड मतलब कैसे, उस पर जो है वो लाइंस आपको दिखेगी, सिकुड़ा हुआ। तो उन्होंने शेप ऑफ सीड में देखा कि भाई दो वैरायटी मिल रही है मुझे, एक बिल्कुल जो है वो राउंड शेप है और एक जो है वो व्रिंकल्ड है। दूसरा कलर ऑफ सीड, सीड का कलर एक येलो कलर का मिला और एक ग्रीन कलर का, थोड़ा सा डल कलर है तो वो येलो कलर और जो थोड़ा सा एकदम डार्क है वो ग्रीन कलर के, ऐसे दो वैरायटी उन्होंने ऑब्जर्व की। पॉड शेप, पॉड मतलब होता है फली, जो भी शेंगा होती है उसको पॉड कहते हैं। तो इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड मतलब बिल्कुल फूली हुई, ठीक है, बिल्कुल फूली हुई। और कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब होता है थोड़ी सी इस तरह से जो है, इस तरह से सिकुड़ी हुई जो है उसके लाइनिंग्स। आपने देखा होगा मटर की फली जो है कुछ कुछ बिल्कुल एकदम फूली हुई होती है और कुछ कुछ होते हैं जो उसका जो आउटर कवर है वो दानों को चिपका हुआ होता है। तो आप यू कैन जो है वो इमेजिन कि इस फली में कितने दाने हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कॉन्स्ट्रिक्टेड। इसके बाद में पॉड कलर, पॉड कलर जो है मतलब फली का कलर, एक ग्रीन और एक थोड़ा सा येलोइश हल्के कलर का। देन फ्लावर कलर, ठीक है, फ्लावर जो उसमें लगते हैं वो भी दो प्रकार के, आप अलग अलग वैरायटी उन्होंने देखी। कुछ प्लांट है जिनमें पर्पल कलर के फ्लावर लग रहे हैं और कुछ में जो है वो वाइट कलर के फ्लावर लग रहे हैं। दूसरा फ्लावर का लोकेशन, पोजीशन, फ्लावर किस जगह लग रहा है। एक्साइल, एक्साइल मतलब ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है और इसके बीच में अगर फ्लावर लग रहा है देन दैट इज कॉल्ड एज एक्साइल। और टर्मिनल मतलब बिल्कुल एकदम टॉप पे लग रहा है, दैट इज टर्मिनल, ठीक है। एंड लास्ट में जो है वो प्लांट की हाइट, कुछ प्लांट जो थे जिनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा लंबे, टॉल, और कुछ जो हैं जिनकी हाइट कम थी, शॉर्ट थी, उन्हें उन्होंने डॉर्फ नाम दिया, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि एक ही प्लांट में इतनी सारी वैरायटी उनको मिल रही थी और यही कारण था कि उन्होंने इसी प्लांट को डिसाइड किया कि इसी के ऊपर भाई मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, दूसरे प्लांट के ऊपर मैं शिफ्ट करूँगा नहीं, ठीक है। तो ये उनका जो है वो रीज़न था सक्सेस का, उनका ये एक्सपेरिमेंट एक ही बार में सक्सेसफुल हो गया, उसके ये सारे कारण थे, ठीक है। तो इस तरह से इन दिस वे वी हैव स्टार्टेड विद आवर चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके आगे में जो है वो हमें देखना है टर्मिनोलॉजीज ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में क्या क्या टर्म यूज़ होते हैं, क्योंकि आपको टर्म मालूम नहीं रहेंगे तो उसका मीनिंग नहीं मालूम रहेगा तो आप जो है वो आगे की चीज़ समझ नहीं पाओगे। तो टर्मिनोलॉजीज जो है वो हम बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।